Hello everyone, welcome to FT Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the weekly current affairs for December second week, that is from 8th to 14th December. So let's begin with the first topic. So the first topic is Sabka Bima Sabki Raksha Amendment of Insurance Laws Bill of 2025. So this particular bill, why this bill is important is because it updates the three major laws, and that is the your Insurance Act of 1938, LIC Act of 1956 and the IRDAI Act of 1999. तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. सो नंबर वन, मॉडर्नाइजेशन. नंबर टू, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047. Then wider penetration, global capital infusion and stronger regulatory oversight. ठीक है. Now what's in the bill, let's discuss that in detail. So पहली चीज़ है 100% FDI is now approved. तो existing is 74% and that has been increased to 100%. So it will lead to higher capital inflows, entry of global insurers. In India there are only 70 insurers as compared to 10,000 globally. ठीक है. Then advanced risk models, digital claims technology, underwriting expertise, all this will come to India. It will also lead to increased competition which will lead to better pricing, innovation, customer experience etc. तो ये हमारा जो 2047 का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल, उसकी तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. सेकंड, इट इज़ अ बिग बूस्ट फॉर योर फॉरेन री इंश्योरर्स. ठीक है. तो द नेट ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर दीज पीपल, दिस हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹5,000 crores to ₹1,000 crores. So because of that more players will come and it will lead to better pricing. Thirdly, इट गिव्स स्ट्रोंगर पावर्स फॉर द IRDAI. ठीक है. तो अब उसको सेबी जैसी पावर्स मिलेंगी. दे कैन डिसजॉर्ज द रॉन्गफुल गेन्स ऑफ इंश्योरर्स और द इंटरमीडियरीज. दे कैन ऑल्सो क्लियर द पेनल्टी क्राइटेरिया. सो दिस विल लीड टू बेटर ट्रांसपेरेंट enforcement. And SOP has been mandated for regulation making. So this will again lead to predictable regulatory environment. ठीक है. तो इसकी वजह से देर वुड बी शार्पर सुपरविजन. ठीक है. एंड द कंप्लायंस फ्रिक्शन विल रिड्यूस एंड इट विल ऑल्सो लीड टू बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स. देन more autonomy has been granted to LIC. ठीक है. Now LIC, it can set up new zonal offices without government approval, and it can also restructure the overseas operations as per the local law. तो इसका क्या इफेक्ट होगा? देर इट विल लीड टू बेटर एक्सपेंशन, फास्टर एक्सपेंशन. ठीक है. बेटर रीजनल गवर्नेंस एंड इट विल ऑल्सो मेक LIC मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट्स. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द की ओमिशंस, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बिल. तो पहली चीज़ है दैट देर इज़ नो कंपोजिट लाइसेंस. नाउ व्हाट इज़ कंपोजिट लाइसेंसेस? कि एक ही कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ ऑफर कर रहा है. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोई भी अगर पॉलिसी होल्डर है वो यही चाहेगा कि ऐसा कुछ स्कीम हो, ऐसा कोई इनिशिएटिव हो जहाँ पर मुझे सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे मिल रहे हैं. ठीक है. वन स्टॉप प्रोटेक्शन काइंड ऑफ थिंग. तो दैट इज़ मिसिंग. ठीक है. सो द सेक्टर विल रिमेन नाउ स्टक इन सीलोड स्ट्रक्चर. ठीक है. तो एक लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गया. तो ये 1938 से ऐसे ही चल रहा है. सेकेंडली, देर इज़ नो रिडक्शन इन कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर न्यू इंश्योरर्स. अब इसमें क्या है? इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, तो 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंश्योरर्स एंड 200 करोड़ फॉर री इंश्योरर्स. सो दिस इज़ द एग्जिस्टिंग नॉर्म एंड इट विल कंटिन्यू फॉर द न्यू इंश्योरर्स. राइट. तो आपके जो एंट्री बैरियर्स हैं दे विल रिमेन हाई. सो दिस विल ऑल्सो लिमिट इनोवेशन इन द अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स. Underserved segments like gig workers, rural poor people, and all these kind of things. Apart from this, there is other reforms which are missing are that there is the permission for distributors to sell multiple insurers product. So this is restricted currently and it continues. Then permission for creation of captive insurers by larger corporations.
ठीक है, lowering capital norms for new categories like health only or any other specialized insurers. So these are some of the missing reforms which were expected and they are not part of the bill. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव्स 100% एफडीआई, तो वो लिबरलाइजेशन की तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. स्ट्रेंथन ऑफ योर रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. Then it makes it easier for the foreign reinsurers to enter the market. ठीक है, and better governance for the LIC. What are the misses? So number one, that the sector structure remains unchanged without the composite license. ठीक है, आपका जो कैपिटल थ्रेशोल्ड है उसको लोअर नहीं किया गया, इसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन गोल्स दे विल गेट हैम्पर्ड. एंड थर्डली, इनोवेशन चैनल्स लाइक मल्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट, कैप्टिव्स, ये सब मिसिंग है. सो बिकॉज ऑफ दिस इनोवेशन चैनल्स आर एक्सक्लूडेड. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म. ठीक है, सो प्लीज़ कीप अ टैब ऑन दिस. Next, Diwali, it has been included in the UNESCO intangible heritage list. ठीक है, तो it became, so this is important in the sense it became India's 16th ICH element, right? Also, this was announced at the 20th intergovernmental committee meeting held at Red Fort in New Delhi, right? So सबसे पहली चीज़ ये उठती है, what is this list? This intangible cultural heritage list, also known as the ICH list. तो ये लिस्ट प्रोटेक्ट करती है उन प्रैक्टिसेस को, एक्सप्रेशंस को, नॉलेज को, स्किल्स को विच आर पास्ड अक्रॉस जनरेशंस. तो यहाँ पर 5 डोमेन्स होते हैं. नंबर 1, ओरल. ठीक है, आपका ओरल ट्रेडिशंस. सेकंड, आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स. ठीक है. थर्ड, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा. Then knowledge of nature, knowledge of universe, all these kind of things are included. And fifthly, traditional craftsmanship. ठीक है, तो ये डोमेन्स हैं विच आर इंक्लूडेड. नाउ एग्जाम्पल्स लाइक योर गरबा, कुंभ मेला, वैदिक चैंटिंग, तो ये इंडिया से इंक्लूडेड हैं लिस्ट में. सो व्हाट इज़ द पर्पस हियर? सो इट स्ट्रेंथन्स योर कल्चरल आइडेंटिटी, इट एनकरेजेस सेफ गार्डिंग ऑफ योर दिस इंटेंजिबल हेरिटेज, इट प्रोटेक्ट्स द वनरेबल सेक्शंस, स्पेशली देयर ट्रेडिशंस इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. ठीक है, तो जब आपने देखा होगा जो प्राड़ा वाला केस हुआ था, वी डिस्कस दैट ऑल्सो, तो उन चीज़ों में इट इज़ हेल्पफुल. तो इंडिया के 16 एलिमेंट्स हैं, तो आपको वो सब पता होने चाहिए कि कौन सा किस ईयर में हुआ था, विच वॉज द फर्स्ट वन. ठीक है, तो ओनली 16, तो ईजिली यू कैन रिमेंबर. सो नेक्स्ट नॉमिनेशन विल बी ऑफ बिहार छठ पूजा इन 2026. सो दिस यू कैन रिमेंबर, राइट. सो यहाँ पर क्या है, अब कुछ क्राइटेरिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द कल्चरल प्रैक्टिस इट शुड बी इंक्लूसिव इन नेचर, इंक्लूसिव होना चाहिए. ठीक है. Secondly, it should be representative. Now what is the difference here? Inclusive का मतलब it should involve your communities, पार्टिसिपेशन वाला एंगल होना चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव मतलब इट शुड रिफ्लेक्ट योर कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी. थर्ड, इट शुड बी कम्युनिटी रूटेड. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ इट इज़ कैरिड, प्रैक्टिस एंड ट्रांसमिटेड बाय द लोकल कम्युनिटीज़ अक्रॉस जनरेशंस. ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है कि कंट्री अपना एक डोजियर सबमिट करती है विच इज़ देन एवेलुएटेड बाय द एक्सपर्ट्स एट यूनेस्को. ठीक है, फिर कमेटी वोट करती है एंड ईच कंट्री इट कैन नॉमिनेट 1 एलिमेंट एवरी 2 years. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पर क्या कई बार क्या होता है, यूनेस्को इटसेल्फ फ्लैग्स ट्रेडिशंस विच आर एट रिस्क विच रिक्वायर अर्जेंट सेफ गार्डिंग. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चिली का सेंटा क्रूज पॉटरी है, तो वहाँ पर खुद यूनेस्को ने उसको उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को रिस्क कैटेगरी में डाला था, राइट. सो अब ये रिकग्निशन मिलने से क्या होता है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट लीड्स टू ग्रेटर ग्लोबल विजिबिलिटी, देन स्ट्रोंगर सेफ गार्डिंग एफर्ट्स. It also boosts the tourism, cultural economy. It is a support for the local artisans, local practitioners, and it helps in cultural continuity.
ठीक है, कि इंश्योर करता है कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो डाइल्यूट ना हो अंडर ग्लोबलाइजेशन. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो you should also know which are the other additions in the 2025 list. For example, one is from Bangladesh, the Tangel Sari weaving. ठीक है, तो ये आपको सारे नाम पता होने चाहिए. सो these can also be coming in your prelims exam, right? Next, how India can benefit from neurotechnology. So this is new technology which is now very much in the news regularly. तो सबसे पहला ये क्वेश्चन ये उठता है, what is neurotechnology? तो neurotechnology is nothing but the tools that directly record, monitor or modulate the brain activity. ठीक है, so this is important. So this is related to your brain. ठीक है, तो ब्रेन की जो भी एक्टिविटी है उसको या रिकॉर्ड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं. ठीक है, यूजिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, एआई, बायोमेडिकल साइंसेस. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर वन इज़ द बीसीआई. ठीक है, बीसीआई इज़ योर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. सो दे बेसिकली कन्वर्ट योर ब्रेन सिग्नल्स इनटू डिजिटल कमांड्स. ठीक है, सेकंड, न्यूरो साइमुलेशन डिवाइसेस. तो ये क्या करते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर डिजीज लाइक पार्किंसंस डिजीज और समवन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एपिलेप्सी, वो उस काइंड की उस उन डिजीज़ के लिए वी यूज़ दीज डिवाइसेस. देन न्यूरो मॉनिटरिंग टूल्स like for diagnostic purpose, for cognition studies. Then we have the neuroprosthetics like your robotic hands. आपने पढ़ा होगा in January 2025 IIT कानपुर robotic hand develop किया. Wheelchairs, exoskeletons which are controlled by your thoughts. So these kind of activities. So these brain computer interface, they sense the neural activity. ठीक है, फिर वो सिग्नल को द सिग्नल पैटर्न को डिकोड करते हैं एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू कमांड्स, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सिस्टम है वो ऑपरेट करता है, चाहे वो आपका कर्सर हो, रोबोटिक आर्म हो, व्हीलचेयर हो. ठीक है, नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया. तो पहली चीज़ है इंडिया के लिए दैट वी हैव हाई न्यूरोलॉजिकल डिजीज बर्डन. ठीक है, चाहे वो आपका स्ट्रोक हो, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्पाइनल इंजरी, पार्किंसंस, डिप्रेशन. ठीक है, सो दिस स्ट्रोक इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज डिजीज लोड. ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन ह्यूज मेंटल हेल्थ क्राइसिस. We have overworked systems, we have limited psychiatrists in India, so there is a need for tech enabled diagnosis as well as treatment. Then economic and strategic opportunity, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इट लाइज एट द कन्वर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग, एंड इंडिया इज ऑलरेडी अ ग्लोबल कॉम्पिटिटर इन दीज एरियाज. ठीक है, देन इनोवेशन एंड डेमोग्राफिक एज. तो इंडिया की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है दैट सपोर्ट्स दिस काइंड ऑफ रिसर्च. We have large population, we have huge data sets, so this can help in making India a potential leader in the neuro AI models. ठीक है, तो अगर हम बात करें करंटली क्या चल रहा है इंडिया में, सो वी हैव आईआईटी कानपुर का, जैसे मैंने बताया, रोबोटिक हैंड बनाया था उन्होंने. देन आईआईएससी, वी हैव अ ब्रेन रिसर्च सेंटर देयर. देन एनबीआरसी इन योर मानेसर विच इज़ इंडियाज टॉप न्यूरो साइंस रिसर्च हब. ठीक है, सिमिलरली अदर कंट्रीज आल्सो आर ऑल्सो हैविंग सर्टन इनिशिएटिव्स. यूएस में एक ब्रेन इनिशिएटिव है. ठीक है, 2023 में 2013 में ये लॉन्च हुआ था. सो इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूरो टेक R&D प्रोग्राम एट द ग्लोबल लेवल. देन देर इज़ समथिंग नोन बाय न्यूरालिंक. ठीक है, वो भी आपका यूएस का इनिशिएटिव है. चाइना ने चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है फ्रॉम 2016 to 30. And then in Europe also we have certain laws, neuro right laws which relate to mental privacy, cognitive liberty, etc. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. सो यू शुड नो कि इंडिया के व्हाट इज़ न्यूरो टेक्नोलॉजी, हाउ इंडिया कैन टैप द पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर एरिया, देन व्हाट आर द चैलेंजेस, सो दैट यू कैन रिमेंबर. Next is your Atomic Energy Bill 2025.
So the cabinet, it has cleared the atomic energy bill 2025 and renamed it as शांति बिल. ठीक है, इसका नाम कैबिनेट रखा है शांति. ठीक है. नाउ व्हाट इज द शांति बिल? सो इट इज नथिंग बट सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है. सो इट दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, so it aims to overhaul India's Atomic Energy Act of 1962. ठीक है, जिसकी वजह से आपका प्राइवेट सेक्टर, they can enter up to 49% equity will be allowed in the nuclear power sector. ठीक है. Then it is also been seen as India's biggest nuclear sector reform after the 2008 Indo-US deal. तो इफ यू रिमेंबर द इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील ऑफ 2008, उसके बाद की सबसे बड़ी रिफॉर्म ये देखी जा रही है. नाउ व्हाई द नीड फॉर दीज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स? तो पहली चीज़ है हमारा जो बेस लोड क्राइसिस है. तो बिकॉज ऑफ द रिन्यूएबल सर्ज इन इंडिया, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, इट हैज़ क्रिएटेड ग्रिड इंस्टेबिलिटी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरमिटेंट नेचर ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी. देन कोल का एक्सपेंशन दैट इज स्लोइंग डाउन. ठीक है, तो देन ओनली अपॉर्चुनिटी इज द न्यूक्लियर सेक्टर बिकॉज इट इज़ लार्ज स्केल, इट इज़ कार्बन न्यूट्रल, एंड this makes it a viable option. So first is base load crisis. Second, massive capacity targets. इंडिया ने क्या टारगेट रखा है? 100 GW का 100 GW का टारगेट रखा है, गीगावाट का, दैट बाय 2047 वी विल हैव दिस मच न्यूक्लियर कैपेसिटी, बट प्रेजेंटली वी आर स्ट्रगलिंग एट लेस देन 8. ठीक है. सो फॉर दिस द गवर्नमेंट मस्ट अट्रैक्ट कैपिटल एंड नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो कैपिटल टू बिल्ड दिस रिएक्टर्स एट लार्ज स्केल. सो वी नीड दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स. थर्ड, ग्लोबल एनर्जी स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो जो भी ये पार्टनरशिप्स होती हैं, न्यूक्लियर पार्टनरशिप्स होती हैं, वो हमारी जो वाइडर रिलेशंस हैं विद अदर कंट्रीज उसको एडवांस करते हैं, चाहे वो यूएस के साथ हो, यूरोप के साथ हो, रशिया के साथ हो. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स अस टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स वाइल मीटिंग आवर इन एनर्जी डिमांड्स, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स. ठीक है, तो अब बिल की अगर बात करें तो व्हाट द बिल चेंजेस? नंबर 1, प्राइवेट इक्विटी पार्टिसिपेशन अप टू 49%. ठीक है, तो आपका NPCIL दैट विल कंटिन्यू टू बी द मेजॉरिटी ऑपरेटर. ठीक है. सेकेंड, इट enables foreign investors. So it opens the space for sovereign wealth funds, चाहे वो वेस्टर्न एशिया हो, यूएस हो, यूरोप हो. ठीक है. Then it expands the private role across the nuclear value chain, right from exploration of the minerals, fabrication, equipment manufacturing, R&D, SMR development, प्लांट ऑपरेशन, तो सारी जगह प्राइवेट रोल आपने अलाउ कर दिया है. एंड इट ऑल्सो अलाइंस द लाइबिलिटी फ्रेमवर्क विद ग्लोबल नॉर्म्स. सो इफ़ यू रिमेंबर द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010, सो इसमें अब अमेंडमेंट्स एक्सपेक्टेड है. ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. ठीक है, सो दी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल बेस लोड्स फॉर स्पेशली फॉर डाटा सेंटर्स, इंडस्ट्रीज, रिमोट रीजन्स. तो ये लो कॉस्ट रिएक्टर्स होते हैं, दे हैव मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन एंड शॉर्टर डिप्लॉयमेंट साइकिल. So they are very much important for the Indian industries decarbonization targets, right? Next we have now the Google's project Suncatcher. ठीक है, तो अभी गूगल CEO ने ही हैज़ अनाउंस दिस पर्टिकुलर प्लान टू बिल्ड अ सोलर पावर्ड AI डाटा सेंटर इन स्पेस. ठीक है, सो दिस इज़ रिलेटेड टू डाटा सेंटर्स इन स्पेस. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद प्लैनेट लैब्स बाय 2027. ठीक है, 2027 तक 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स लॉन्च करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है. देन the goal here is to achieve inter-satellite computation. ठीक है, अब आपने देखा है कि there are concerns which are related to energy use, water consumption, climate impact, land footprint etc. of the terrestrial data centers.
तो उसको ओवरकम करने के लिए वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टूवर्ड्स स्पेस। तो हम क्या करेंगे, वी आर शिफ्टिंग दिस एआई कंप्यूटेशन बियॉन्ड अर्थ। ठीक है, तो हम डाटा सेंटर, ग्रेड प्रोसेसिंग सेंटर्स सेटअप करेंगे इन द ऑर्बिट विच विल बी टोटली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस हेयर। तो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट सन कैचर। ठीक है, देन व्हाट आर डाटा सेंटर्स, व्हाई शुड वी बिल्ड देम इन स्पेस। तो then what are the key challenges? Now what are the key challenges we talk about? Obviously these will be high cost. ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ these centers, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ these centers, then cyber security, protecting the satellites from hacking, jamming, all kind of these concerns. Then latency issues. What is latency issue? That there can be delays, significant delays. We cannot have them for real time task. ठीक है, क्योंकि दे विल बी फॉर एग्जांपल मून बेस्ड डाटा सेंटर्स, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिले आएगा, तो उस वजह से जो रियल टाइम परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। देन हीट मैनेजमेंट, देर वुड बी नो एयर अवेलेबल इन द स्पेस, तो ऐसे में जो हीट डिसिपेशन होगा, तो टू ओवरकम दैट वुड बी अ चैलेंज। ठीक है, देन ऑर्बिटल डेब्रिस रिस्क। ठीक है, तो जो आपका कोलिजन्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से सैटेलाइट जो आपके कॉन्स्टलेशंस हैं, तो उसका भी रिस्क को टैकल करना पड़ेगा, राइट। थाईलैंड कंबोडिया कन्फ्लिक्ट, तो this particular thing, this particular conflict, it also occurred in July 2025 if you remember. तो अभी क्या हुआ है, recently Thailand it launched air strikes on the military targets inside Cambodia. ठीक है, after Thai soldiers they were supposedly killed by the Cambodian firing. ठीक है, कंबोडिया ने कहा हमने ऐसा कोई अटैक नहीं किया है, बट स्टिल दिस इशू अकर्ड। तो रिसेंटली अभी 2 महीने पहले देर वॉज अ पीस डील दैट अकर्ड बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, तो उसको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बैक किया था। इट वॉज ब्रोकर्ड बाय मलेशिया। ठीक है, तो उसके बैकग्राउंड में ये चीज़ है। तो पहला यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट व्हाट इज़ द कोर इशू। ठीक है, तो कोर इशू है, अगर हम बात करें कोर इशू की, उसके लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहिए। दैट इन 1907 यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ किया था फ्रांस ने। ठीक है, अब ये क्या हुआ था, दैट फ्रांस इट वाज द कॉलोनियल रूलर ऑफ कंबोडिया। ठीक है, थाईलैंड को तब सियाम बोलते थे। तो थाईलैंड ने उस बाउंड्री को डिस्प्यूट किया था। ठीक है, कि ये गलत है, ये जो बॉर्डर ड्रॉ किया जा रहा है ये गलत है, स्पेशली अराउंड द डांगरेक माउंटेन्स। तो अब दोनों कंट्रीज में सिमिलैरिटी है, चाहे वो एथनिक सिमिलैरिटी हो, चाहे वो कल्चरल सिमिलैरिटी हो, बट नेशनल जो पॉलिटिक्स है, नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से ये चीज़ें जो क्लेम्स हैं डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई भी अगर इंसिडेंट होता है बॉर्डर के ऊपर, छोटा मोटा इंसिडेंट भी अगर हो, तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल प्राइड का या फिर हिस्टोरिकल ग्रीवेंस का एक सिंबल बन जाता है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट वर्सन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारा टेम्पल डिस्प्यूट, विच इज़ द प्रिय विहार टेम्पल डिस्प्यूट। तो 11th और 12th सेंचुरी में जो आपका खमेर टेम्पल था, it is also known as the Priya Vihar temple in Cambodia and the Phra Viharan in Thailand. तो ये दोनों कंट्रीज के लिए स्पिरिचुअली कल्चरली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो दिस टेम्पल इट वॉज बिल्ड बाय द खमेर एम्पायर विच ऑल्सो रूल सर्टन पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे थाईलैंड। ठीक है, अब जब 1907 में ये मैप बनाया फ्रांस ने, तो ये टेम्पल उन्होंने कंबोडिया में डाल दिया। ठीक है, थाईलैंड ने कंटेस्ट किया इसको। तो 1954 में क्या हुआ कि थाईलैंड के ट्रूप्स दे ऑक्यूपाइड द टेम्पल। ठीक है, तो उसकी वजह से कंबोडिया ने आपका इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पहुँच गए वो। 1962 में उनकी जजमेंट आई कि टेम्पल इट बिलोंग्स टू कंबोडिया। तो फ्रांस ने भी कंबोडिया को दिया था, आईसीजे ने भी यही बोला।
ठीक है। 2008 में अब चलते रही चीज़ें चलती रही, 2008 में कंबोडिया ने कोशिश की कि टेम्पल को हम यूनेस्को में लिस्ट करें, जिस वजह से फिर से टेंशन उत्पन्न हो गई। थाईलैंड ने अपोज किया उस चीज़ को। फिर से 2013 में आईसीजी का क्लैरिफिकेशन आया कि दिस रिलेट्स टू कंबोडिया, ठीक है। थाईलैंड ने उसको फिर से रिजेक्ट किया। तो obviously this particular thing, it is a symbol of cultural identity for both the countries, and this is a fertile ground for nationalistic जो आपका मोबिलाइजेशन है, ठीक है। तो अब जो ये टेम्पल के अराउंड का एरिया है, बॉर्डर है, दैट इज पुअरली डिमार्केटेड, बट इट इज़ हैविली माइंड, इट इज़ हैविली मिलिटराइज्ड। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वॉयलेंस कीप्स ऑन अकरिंग, छोटा मोटा भी हो। अब उसके डिफरेंट रीजंस हैं, मैप कह लो एक रीज़न कह लो, उसके बाद नेशनलिज्म को एक रीज़न कह लो, देन मिलिटरलाइजेशन को एक रीज़न कह लो। तो डिफरेंट रीजंस आर देयर। एंड जो अपोजिशन कंट्री है थाईलैंड है, वो आईसीजी का मतलब उनकी जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, जो उन्होंने जजमेंट दी, उसको नहीं मान रही है। Now, to prevent escalation, what the two sides they must do is that they should comply with the ICG rulings. First of all, they should politicize this issue. ठीक है, क्योंकि एक कल्चरल आइडेंटिटी है, वो रहेगी दोनों कंट्रीज़ की। एंड दे शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन जॉइंट बॉर्डर कमेटी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दोनों को आपस में मिलके बात करनी चाहिए, अपना डीमिलिटराइज करना चाहिए जो बफर जोन है उसको, एंड दे शुड क्रिएट सर्टन जॉइंट बॉर्डर कमेटीज। श्योक टनल, ठीक है, श्योक टनल। तो यहाँ पर अभी दिस पर्टिकुलर टनल इट वाज इनोग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये एक 920 मीटर का टनल है ऑन योर DSDBO रोड, विच इज़ द दरबक श्योक दौलत बेग गोल्डी रोड, ठीक है। Now this is important because it is the only operational road which will link the Darbuk डेप्सांग प्लेन्स एंड DBO रीजन, ठीक है। तो जो हमारा हाईएस्ट ऑपरेशनल एयरफील्ड है, एंड दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑपरेशनल एयरफील्ड, सो दिस इज DBO, उससे हमें को लिंक करता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर LAC लॉजिस्टिक पर्पस, ठीक है। तो अब यहाँ पर टनल का क्या इंपॉर्टेंस आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल लीड टू वेदर कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू क्रिटिकल LAC एरियाज, ठीक है। देन इट विल लीड टू बेटर ट्रूप मोबिलाइजेशन, इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट, वो इम्पोर्टेंट है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एयर, ठीक है। अभी तक हम एयर सप्लाई पे करते थे निर्भर बिकॉज ऑफ रोड ब्लॉकेज एक्सेट्रा, तो वो चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। इट विल लीड टू बेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट द चाइनीज़, ठीक है। तो स्पेशली आफ्टर पोस्ट द गालवान इशू, देन इट विल ऑल्सो लीड टू बेटर सिविलियन कनेक्टिविटी, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आफ्टर 2020, स्पेशली आफ्टर दिस पोस्ट गालवान, अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है स्पेशली इन द लद्दाख रीजन, दैट इज़ एक्सेलरेटेड। चाहे वो आपकी रोड्स हों, टनल्स हों, ब्रिजेस हों, ठीक है, इवन एयरबेसिस हों, तो वो सब में हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। Three factors that make the cyclones Ditwa and Sanyar so deadly. So recently, Sri Lanka faced the cyclone Ditwa, then Indonesia and Malaysia Sanyar cyclone faced किया, which killed almost 1600 people across Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Thailand. ठीक है। तो अब यहाँ पर तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ द ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम रेनफॉल, this is the first factor. तो higher global temperatures is leading to more atmospheric moisture, ठीक है। now this will lead to heavier rainfall in the cyclone affected regions obviously. then आपका जो because of this global warming, the sea surface temperatures they are also increasing, so this leads to charged storms, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर कन्वेक्शन, बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू मोर एवेपोरेशन एंड एक्सट्रीम रेनफॉल बस्ट। तो दीज आर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। सेकंड फैक्टर अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, तो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन व्हाट हैपन्स इज
कि जो आपका फ्लड का इम्पैक्ट है, लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट है, इट इंक्रीजेस। तो श्रीलंका में देयर हैज़ बीन मैसिव फॉरेस्ट लॉस। ठीक है, तो 90% था उनका फॉरेस्ट कवर इन 1990 एंड 1900, एंड इट हैज़ डिक्रीज टू 20% इन 2002। तो 100 सालों में 90% से आपका 20% पे आ गया। तो बिकॉज ऑफ दैट द रन ऑफ इंक्रीजेस, soil abortion is decreased, landslides they will get intensified, flood peaks they will get surged. Similarly, same thing is being seen in Indonesia. ठीक है, इंडोनेशिया में भी ऐसे ही फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली नो नेचुरल स्पॉन्ज इज लेफ्ट। देन थर्ड फैक्टर इज द रैपिड अर्बनाइजेशन। नाउ रैपिड अर्बनाइजेशन के वजह से मोर पीपल आर मूविंग इन, लिविंग इन फ्लड प्रोन जोन्स। तो बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रीज, क्रॉप लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब आपके हाई रिस्क फ्लड प्लेन्स में घुस रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इट वर्सन्स द रन ऑफ। ठीक है, तो आपका जो लैंड यूज प्लानिंग है दैट इज वीक। तो इन सब का जो फैक्टर्स का कम्बिनेशन आ रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस दीज फ्लड्स दे आर बिकमिंग कैटास्ट्रॉफिक। So this kind of case studies you can include while writing your mains answers or your essays also, right? Next, Dhruva. So Dhruva is your digital hub for reference and unique virtual address. ठीक है, now this is a proposed digital public infrastructure similar to your Aadhaar और UPI. तो जो भी आपका फिजिकल एड्रेस है हम उसको डिजिटाइज करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ट्रेडिशनल एड्रेस होता है, रिटर्न एड्रेस होता है, उसको हम एक वर्चुअल लेबल एड्रेस के से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपका जैसे ईमेल आईडी होता है, ठीक है, अगर xyz@gmail.com, सिमिलरली यू विल हैव अ वर्चुअल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस लाइक से xyz@dhruva। ठीक है, तो जब आपका अब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो, अमेज़ोन हुआ, स्विगी हुआ, उबर हुआ, तो द सिस्टम इट शेयर्स योर डिस्क्रिप्टिव एड्रेस। ठीक है, जैसे आपका जो भी एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, वो शेयर होता है। तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, वी कैन शेयर दिस काइंड ऑफ योर यूनिक आईडी, वर्चुअल आईडी। ठीक है, जियो कोडेड एड्रेस इट कैन बी शेयर्ड। So this is one new initiative and it works with DigiPin. What is DigiPin? So DigiPin is a 10-digit alphanumeric open source location code which is developed by India Post. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, each 12 square meter of block in India it will get a unique DigiPin. तो इसकी वजह से जो एक्यूरेट पिन पॉइंटिंग है जो चाहिए हमें एरियाज की, स्पेशली इन द अंडर सर्व्ड रीजन, पुअर मैप्ड रीजन्स, सो दैट विल इम्प्रूव, राइट। नेक्स्ट, महाक्राइम OS AI। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं एंड द महाराष्ट्र CM, दे हैव लॉन्च्ड Mahacrime OS AI across police stations in Maharashtra. So this is nothing but it is India's first fully AI driven crime investigation platform. ठीक है, तो it has been developed with states AI police initiative, that is Marvel. ठीक है, Marvel as well as Microsoft Foundry, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर AI कैन डू इज, अभी ये एक पायलट के तौर पे लॉन्च हुआ है। सो दिस इट कैन रीड द FIRs, इट कैन अंडरस्टैंड द FIRs, कंप्लेंट्स, इमेजेस, ऑडियो, हैंड राइटन नोट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस हो इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग मराठी, सो इट कैन ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट दैट। ठीक है, इट कैन ऑल्सो मेक प्लान्स which are aligned with the protocols of the police department or with the Supreme Court ruling, High Court ruling, etc. It can also integrate your cyber forensics, fraud analysis, timelines, etc. तो बेसिकली इट इज़ एक्टिंग लाइक अ मल्टी मॉडल AI इंजन। तो आपका जो पुलिसिंग का वर्क होता है, सो इट विल हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग दैट।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है वट विच इज़ मार्वल, उसके बारे में पता होना चाहिए। सो मार्वल इट इज़ महाराष्ट्र रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर इन्हांस्ड लॉ इन्फोर्समेंट। सो दिस वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 2024। 2024 में क्रिएट हुआ था एज अ गवर्नमेंट रन एसपीवी फॉर अडॉप्टिंग फ्रंटियर एआई इन पुलिसिंग। ठीक है। तो ऐसा कोई पहला इंडिया का पहला स्टेट है जो कि इंडिपेंडेंट एआई पुलिसिंग बॉडी इस्टेब्लिश करता है। ठीक है। तो उसी के अंडर सो दिस दे हैव बीन वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक योर महाक्राइम ओएस। ठीक है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग एआई सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस एक्सेट्रा, राइट। येलो लाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर येलो लाइन. So this yellow line, it is an Israeli designated demarcation inside the Gaza. ठीक है। तो दिस विल सेपरेट योर इजरायली हेल्ड जोन फ्रॉम द रिमेनिंग टेरिटरी। ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो इजराइल के मिलिट्री चीफ ने ये बोला था कि इट इज़ द न्यू बॉर्डर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज द न्यू बॉर्डर एंड इट सिग्नल्स द इंटेंट टू रिटेन कंट्रोल ओवर मोर देन हाफ ऑफ गाजा। ठीक है। तो यूएस का अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर प्लान था दैट रिक्वायर्ड फुल विड्रॉल एक्सेप्ट फॉर स्मॉल बफर जोन। ठीक है। तो अब यहाँ पर का क्या होगा, तो जो येलो लाइन है अकॉर्डिंग इफ दैट इज फॉलोड, सो इसकी वजह से इजराइल 50% ऑफ गाजा के ऊपर अपना इस्टेब्लिश कर लेगा। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ गाजा's एग्रीकल्चरल लैंड इट विल गो टू इजराइल। देन द ओनली नॉन इजरायली लैंड, ठीक है, दैट विल बी राफा बॉर्डर क्रॉसिंग विद इजिप्ट। ठीक है। तो obviously it will redraw the entire territorial map inside Gaza and this will be without any negotiations. ठीक है। तो अब ये कंट्रोवर्शियल है, ऑब्वियसली इट इज कंट्रोवर्शियल बिकॉज इट इज इन कन्फ्लिक्ट विद ट्रम्प्स 20 पॉइंट सीज फायर प्लान। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था कंप्लीट इजराइल विड्रॉल होगा, डीमिलिटराइजेशन होगा, इंटरनेशनल सुपरविजन होगा, फोकस ऑन रिकंस्ट्रक्शन, ऑल दोज थिंग्स आर मिसिंग। देन देर इज अनदर थिंग दैट इजराइल में रिफ्यूज फर्दर पुल बैक। ठीक है। कि अब जो उनके मिलिट्री चीफ का कमेंट आया है, सो दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। थर्ड, हाउ इट विल इम्पैक्ट पैलेस्टाइन, it will have regional consequences, so that is to be seen. So obviously this will lead Gaza fragmented. ठीक है। सो उनका पैलेस्टीनियन का एग्रीकल्चरल रिकवरी हैम्पर होगा, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी हैम्पर होगी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, ह्यूमैनिटेरियन डिलीवरी में चैलेंजेस आएंगे। सो दीज आर गोइंग टू डिस्टेबलाइज द रीजनल पॉलिटिक्स, चाहे वो इजिप्ट और इसराइल की हो, चाहे वो यूएस अरब डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस हो, राइट। ट्रम्प गोल्ड कार्ड, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट इज दिस ट्रम्प गोल्ड कार्ड? सो दिस इज बेसिकली अ न्यू यूएस इमिग्रेशन स्कीम विच हैज बीन लॉन्च्ड। सो दे आर ऑफरिंग रेजिडेंसी, वर्क राइट्स, pathway to citizenship to foreigners who will pay at least $1 million। ठीक है। तो 1 million पेमेंट करो और ये सब आपको मिल जाएगा। सो दिस इज सिमिलर टू द EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा। ठीक है। उसको रिप्लेस करेगा ये। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड दैट दिस विल हैव फास्ट ट्रैक लो ब्यूरोक्रेसी रेजिडेंसी प्रोग्राम। ठीक है। एंड इट विल ओनली बी फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको EB-5 के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से $1.05 मिलियन होनी चाहिए। यू शुड क्रिएट एटलीस्ट 20 US जॉब्स। देन देर वर इट टुक सेवरल ईयर्स फॉर प्रोसेसिंग एंड वेटिंग। बट यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर $1 मिलियन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर गिविंग एज गिफ्ट। सो देर इज़ नो जॉब क्रिएशन रिक्वायरमेंट एंड योर this application, it will be processed in weeks instead of years। तो जो भी EB-1 EB-2 का स्टेटस है वही स्टेटस आपको मिलेगा। एंड दिस काइंड ऑफ कैटेगरीज दे आर रिजर्व्ड फॉर हाईली स्किल्ड एंड एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये पॉलिसी माइग्रेशन को मोनेटाइज कर रहा है।
ठीक है, मोनेटाइजेशन की तरफ है। ठीक है, सो जो आपका ट्रेडिशनल मेरिट बेस्ड सिस्टम होता था, इन्वेस्टमेंट बेस्ड फिल्टर्स होते थे, उसको बाईपास करके स्ट्रेट अवे मोनेटाइज कर। ठीक है, तो यहाँ पर चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस लाइक इट कैन पुट द यूएस सिटीजनशिप ऑन सेल। ठीक है, देन money laundering, opaque inflows, foreign influence, these kind of factors. There is no job creation obligation. Obviously it will lead to these kind of passive investors, they are not contributing anything to US economy. ठीक है, तो similar kind of schemes like your Canada's immigrant investor program, they were shut down due to misuse. So these kind of challenges are there, right? So this is what we wanted to discuss in today's video. So in subsequent video we will take week 3 current affairs. Thank you.